सो यस, वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? पावर और हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा नया टॉपिक रहेगा आज का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड पावर। ठीक है। सो अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट के बहुत तरीके के इफेक्ट्स होते हैं। लेट्स लर्न अबाउट सम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है ना, वो 3 प्रकार के होते हैं। देर आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज केमिकल इफेक्ट, जो आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं, जो आप केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 मतलब साइंस के ही चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं। दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस। आप इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में अगर पढ़ते हैं, सो वो इलेक्ट्रिक करंट का ही केमिकल इफेक्ट है। वहां पर केमिकल और रिएक्शंस होने के लिए इलेक्ट्रिक करंट का यूज किया जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। सेम तरीके से सेकेंड इफेक्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो है ना, ये चैप्टर नंबर 13 पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है। दैट इज फिजिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नाम भी वही है। सो इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो हम लोग को चैप्टर नंबर 13 में पता चलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, दोनों से। देन आ जाते हैं थर्ड। द थर्ड इफेक्ट दैट इज हीटिंग इफेक्ट, जो हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो तीसरा इफेक्ट होता है, दैट इज हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हम लोग इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर चैप्टर में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू स्टडिंग हीटिंग इफेक्ट। सबसे पहले हेडिंग ले लेता हूं मैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो हेडिंग मार देते हैं हम लोग, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, सो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अगर मैं एकदम माइन्यूट सा डेफिनेशन, एकदम छोटा सा डेफिनेशन दे दूं आप लोग को, जो बहुत इजी है, दैट इज हीट प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक करंट, इन एन इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, इफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हीट प्रोड्यूस हो रहा है करंट के बहाव की वजह से, इलेक्ट्रिक करंट जो है इलेक्ट्रिक सर्किट में से अगर करंट फ्लो कर रहा है और उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है अगर, सो दैट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब आप बोलोगे सर करंट के पास होने से हीट कैसे जनरेट होगा? दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो द क्वेश्चन अराइजेस, क्वेश्चन ये है कि सर करंट के फ्लो होने से हीट कहां से प्रोड्यूस हो रही है? ठीक है, सो आपको अगर याद हो, फ्रिक्शन इज द रेजिस्टिव फोर्स, वो एक रोकने वाला फोर्स होता है इन काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब जो हमारे नॉर्मल लाइफ में अगर हम लोग, कार हो गई, ब्रेक लगा लिया, रोड हो गया, रोड पे फ्रिक्शन होता है, ये सब काइनेटिक्स में फ्रिक्शन होता है। आप ध्यान देंगे, अगर आपने बहुत जोर से ब्रेक लगा दी, अगर कार यहाँ पर मूव कर रही है 100 किलोमीटर पर आवर की से स्पीड से, सो क्या होता है, वो फ्रिक्शन की वजह से अब आपने 100 किलोमीटर से डायरेक्ट 0 की स्पीड में पहुंचा दिया। डायरेक्ट 100 किलोमीटर पर आवर से आप 0 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चले गए हैं। सो 100 से 0 पे गए, राइट? सो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हुआ। इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है? इस फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। इस फ्रिक्शन की वजह से आपका जो है वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है। ब्रेक मारेंगे हम तो हमको एनर्जी यूटिलाइज होगा और वहां से हीट एनर्जी यूज होता है ब्रेक की वजह से, ब्रेक्स की वजह से। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक करंट में कौन फ्रिक्शन की तरह बिहेव करता है, जरा सोच के बताएंगे। उसमें कौन फ्रिक्शन देता है? रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट में फ्रिक्शन की तरह काम करता है, राइट? रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रिक करंट में एज अ फ्रिक्शन काम करता है। मतलब
करंट अगर रेजिस्टेंस के अंदर से पास करेगा तो वो उसको रोकने की ट्राई करेगा, उस वजह से हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर इफेक्ट इज नोन एज, अगर रेजिस्टेंस यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर बना लेता हूँ रेजिस्टेंस, सो करंट यहाँ से पास करता है, करंट यहाँ से पास करता है, रेजिस्टेंस जो है वो करंट को रोकेगा, उस रोकने की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, एंड दैट पर्टिकुलर इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेते हैं, इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट मतलब कोई भी एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर्स है और वो सर्किट है, मतलब ओनली रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड, ओनली रेजिस्टर्स आर प्रेजेंट इन द सर्किट, are present in the circuit and connected with a battery, connected with a, then the source of energy, the source of energy dissipated, energy dissipated by the resistors in the form of heat, in the form of heat is known as heating effect of electric current, is known as heating effect of electric current। हालांकि मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से हमको टाइपिंग वाइपिंग तरीके से लिख देंगे। चलो, सो इन अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, कोई अगर ऐसा सर्किट हो जिसमें रेजिस्टर्स हो सिर्फ और वायर हो और वो कनेक्टेड हो थ्रू अ बैटरी, देन द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट इज डेसिपेटेड, या देन द एनर्जी दैट इज डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर्स is in the form of heat, and this particular phenomena is known as heating effect of electric current। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में और कंटिन्यू करते हैं, बट उससे पहले एक टर्म के बारे में हम लोग को पढ़ना है, दैट इज अ पावर। सो पावर जो है, इस टर्म को आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़कर आए हैं। चलो, सो पावर के बारे में पढ़ते हैं। पावर जो होता है दैट इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये बात को पकड़ लो कि जितना भी वर्क डन होगा एक सेकेंड में, पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में जितना वर्क किया जाएगा उसे हम पावर के नाम से जानते हैं। और वर्क डन जो होता है वो इज नथिंग बट चेंज इन एनर्जी। ये बात को भी आप अभी के लिए पकड़ लें, आप 11th में सीखेंगे कि क्यों, मतलब डेफिनेशन में तो सीखा ही है हमने आज तक कि जो भी चेंज इन एनर्जी होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन। इसका हम पूरा डेरिवेशन देखने वाले हैं, दैट इज नोन एज वर्क एनर्जी थ्योरम इन 11th स्टैंडर्ड। सो अभी के लिए इस डेफिनेशन का भी यूज करेंगे कि वर्क डन होता है दैट इज नथिंग बट चेंज इन एनर्जी, कितना एनर्जी में चेंज आया फाइनल और इनिशियल पॉइंट में, उसे हम वर्क डन के नाम से जानते हैं। सो अगर मैं पावर का फॉर्मूला लिखना चाहूं, फिर से रिपीट करता हूं, अगर मैं पावर का फॉर्मूला लिखना चाहूं, सो पावर विल बी वर्क डन पर यूनिट टाइम, ऐसा हमको यहां पर दिया हुआ है, मतलब वर्क डन W पर यूनिट टाइम T। ठीक है, सो पावर का ये पहला फॉर्मूला है, दैट इज वर्क डन अपॉन टाइम। सो ये हमारा जो फॉर्मूला नंबर हम जहां पर पहुंचे थे 6, 7, जो भी फॉर्मूला पे पहुंचे थे, तो ये नेक्स्ट फॉर्मूला रहेगा। पावर की डेफिनेशन से ही हमने बता दिया, पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। इस चैप्टर में हम लोगों ने वर्क डन का एक और फॉर्मूला पढ़ा है, इस चैप्टर में हम लोगों ने एक वर्क डन का एक और फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज कोई याद दिलाना चाहेगा? यस, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यही एक फॉर्मूला था कि W इज इक्वल टू V अपॉन Q था। ओके, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, जो पोटेंशियल होता है हमारा, दैट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज नोन एज पोटेंशियल। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ W इज इक्वल टू VQ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली W इज इक्वल टू VQ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, राइट। सो अब ये W को यहां पर पुट कर दो,
ये W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई Q को यहाँ पर पुट कर दो ये वाले फॉर्मूला में, सो आपको एक और पावर का फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज P इज इक्वल टू VQ अपॉन T, राइट। ये आपका नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाएगा पावर का। अब एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, ध्यान से देखो, ये जो Q अपॉन T है ये क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम, द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम। इसका मतलब वो स्पीड वाला याद करेंगे, मैंने आपको सिखाया था, ऐसा नहीं कि भूल गए सारे कंसेप्ट। सो Q क्या होता है यहाँ पर, Q अपॉन T, Q इज चार्ज अपॉन टाइम T, Q अपॉन T होता है I। सो पावर का आपको एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज P इज इक्वल टू VI। देखो तीन फॉर्मूला मैंने बना दिए, पहला फॉर्मूला P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, दूसरा फॉर्मूला P इज इक्वल टू VQ अपॉन T, बिकॉज वर्क डन को मैं V इंटू क्यू लिख सकता हूँ, W को मैं V इंटू क्यू लिख सकता हूँ। देन थर्ड फॉर्मूला मैंने बनाया, दैट इज VI। कैसे बना वो, Q अपॉन T को मैंने I लिख दिया, P इज इक्वल टू VI के बराबर हम लोगों ने लिख दिया। देन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, ओम्स लॉ याद करेंगे। ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज इक्वल टू IR होता है। तो V की जगह पे IR डाल दो, V की जगह पे आप लोग क्या कर दो, IR पुट कर दो यहाँ पर। तो V की जगह पे IR पुट करेंगे तो P इज इक्वल टू आ जाएगा I स्क्वेयर R। ये आपका एक और नया फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज P इज इक्वल टू I स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाय R। ये आपका चौथा फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये फर्स्ट था। देन पावर इज इक्वल टू VQ अपॉन T, दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला। देन थर्ड इज Q अपॉन T को आपने I लिख दिया तो पावर इज इक्वल टू V इंटू I हो गया। देन फोर्थ फॉर्मूला एंड लास्ट, दैट इज P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। ये आपका फोर्थ फॉर्मूला। अब एक और फॉर्मूला बनाते हैं। सर कितने फॉर्मूला, एक और बनाते हैं। देखो यहाँ पर I जो है ना, I को आप क्या लिख सकते हो, V अपॉन R लिख सकते हो, राइट। सो I को V अपॉन R पुट कर दो। सो इस फॉर्मूला में I की जगह पे आप V अपॉन R पुट करेंगे तो पावर आ जाएगा V स्क्वेयर अपॉन R। पावर आ जाएगा V स्क्वेयर अपॉन R के बराबर, ठीक है। सो पावर के टोटली 5 फॉर्मूलाज हम लोगों ने यहाँ पर निकाली है। फर्स्ट फॉर्मूला वर्क डन अपॉन टाइम, वो तो हम लोग को डेफिनेशन से देख के ही पता चल गया, जहां पे वर्क डन जो होता है वो चेंज इन एनर्जी होता है, ठीक है। अब पावर वर्क डन का एक और फॉर्मूला पता है, V इंटू क्यू, तो पावर इज इक्वल टू V इंटू क्यू अपॉन T, ये हम लोगों ने लिख दिया है, जहां पर Q अपॉन T को मैंने I के बराबर लिखा है। फिर P इज इक्वल टू VI हुआ, दो बार मैंने ओम्स फॉर्मूला को यूज किया, ओम्स लॉ को यूज किया, और वहां से मैंने टोटली 3 फॉर्मूला, जो हमारे मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये 3 है। ये दोनों दे आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट और यूज्ड इन आवर क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स, बट ये 3 फॉर्मूलाज आर इम्पॉर्टेंट, ये तीनों फॉर्मूलाज आपके इम्पॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। सो इसका डेरिवेशन समझ में आ गया कि ये तीनों फॉर्मूला डिराइव कहाँ से हो रहे हैं। देन डिराइव होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, अब मैं इनको फिर से लिख देता हूं, P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय I, P इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R, P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R। तो अब देखो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, यहां पर पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है, सीधी बात है, तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहां पर जो पावर है वो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है। सर ऐसा कैसा कि पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस भी और प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस भी है, दोनों चीजें हो रही है यहां पर। सो सही कौन सा, गलत कौन सा, और अगर ये दोनों चीजें सही है सो क्यों सही है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक क्वांटिटी उसी से प्रोपोर्शनल है, एक क्वांटिटी उसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है। सो व्हाट इज द रीजन कि ये दोनों चीजें यहां पर हो रही है। सो देखो जब प्रोपोर्शनल होता है ना, तो प्रोपोर्शनल तभी लिख सकते हो जब कोई कांस्टेंट हो। सो यहां पर अगर मैं ऐसा लिखता हूं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी कांस्टेंट।
इसका मतलब तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो रेजिस्टेंस के बेस पे। ध्यान देना क्यों ऐसा हो रहा है, मैं वो रीजन समझा रहा हूँ आपको। v इज कॉन्स्टेंट, दैट्स वाई मैं ऐसा लिख सकता हूँ p इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ऐसा अगर मैंने ले लिया कि v कॉन्स्टेंट है तो, और यहाँ पर अगर i कॉन्स्टेंट रहेगा, इफ i कॉन्स्टेंट रहेगा तो ही ये फॉर्मूला वैलिड है। फॉर्मूला एक्चुअली में हमेशा वैलिड है, ये चीज तभी वैलिड है। p इज प्रोपोर्शनल टू r कब वैलिड होगा, जब i जो है वो कांस्टेंट रहेगा। p इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r तब जब v कांस्टेंट रहेगा। सर आप ये चीज सिखा क्यों रहे हो, हम पावर का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। मैं यहां से एक कंसेप्ट सिखाना चाह रहा हूं आप लोगों को कि कभी भी आपको अगर पावर बताना हो किसी रेजिस्टेंस में कितना होगा, ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे। इफ वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट कौन से सर्किट में होता है, वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट कौन से सर्किट में होता है, हमने सीखा है न्यूमेरिकल करते वक्त कि वो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज कांस्टेंट होता है और आई जो है वो सीरीज सर्किट में कांस्टेंट होता है। अब ये दोनों पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर आप लोगों को नोट करवाए हैं, सो इसका एक रीजन देख लेते हैं। एक्चुअली में ये तीनों फॉर्मूला आप कभी भी यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ये जो नीचे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं इसे यूज करना पड़ जाएगा। सो ये क्यों यूज करना है और कैसे करना है वो हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं और कंसेप्चुअली इस बात को समझते हैं। ठीक है, इससे इजी हो जाता है। वो क्या इजी हो जाता है वो हम देखते हैं, अभी जस्ट देख लेंगे, 1 मिनट में देख लेंगे। देखो अब बात ये है, लेट्स से क्वेश्चन पढ़ना सीखो। सबसे पहले मैं बताता हूं, फिर समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। मान लो अब ये चीज अगर आपने समझ ली तो कितना इजीली क्वेश्चन हो सकता है वो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड दे रहा हूं क्वेश्चन के बेस पे, क्वेश्चन आया उसके बेस पे ही बताऊंगा। जैसे देखो मान लो वी हैव 3 रेजिस्टर्स 3 ओम 4 ओम एंड 5 ओम, दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। ये एक पैरेलल सर्किट है और वोल्टेज मैंने आपको यहां पर दे दिया मान लो 6 वोल्ट्स का। एंड मैं आपसे पूछता हूं कि ऑप्शन देता हूं ABCD। ऑप्शन इज, मैं बाद में दूंगा ऑप्शन, P1 P2 P3 P4 के टर्म में, कि P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 इज ग्रेटर देन P4। ऐसा नहीं बनाता मैं, ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। पहला ऑप्शन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देन करेक्ट ऑप्शन मुझे पता नहीं अभी के लिए, हाँ चलो मेरे को पता है एक्चुअली में। तो सो मान लो ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, P4 तो है ही नहीं। तो P1 इज पावर इन रेजिस्टेंस 1, P2 इज पावर इन रेजिस्टेंस 2, P3 इज पावर इन रेजिस्टेंस 3। सो हम लोग को 4 ऑप्शंस दे दिए, मैं चारों ऑप्शंस लिख देता हूं। सो ये 4 ऑप्शंस है, हाउ वुड यू फाइंड द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आपका दिमाग कहां जाएगा, सर हम लोग है ना क्या करते हैं, पहले हर जगह पे करंट निकाल लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, हर एक सर्किट, हर एक रेजिस्टेंस में हम लोग क्या कर लेते हैं, करंट निकाल लेते हैं। करंट निकालने के बाद पावर का फॉर्मूला लगा देंगे I²R या V²/R, सीधा वो भी लगा सकते हैं। बट आप एक इजी मेथड कर सकते हो। पहले तो चेक कर लो क्या पूरा सर्किट सीरीज में, क्या पूरा सर्किट पैरेलल में है, ये चीज चेक कर लो। पूरा सर्किट पैरेलल में है मतलब वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, मतलब पावर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। सीधी बात, मतलब रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो पावर है डिक्रीज हो जाएगा। रेजिस्टेंस को आप बढ़ा दीजिए, पावर डिक्रीज हो जाएगा। इफ द सर्किट इज इन पैरेलल, इफ द सर्किट इज इन सीरीज तो रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए, पावर भी बढ़ जाएगा। ओके, सो यहां से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यहां पे आप देख लो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। R3 जो है वो R2 से बड़ा है, R2 जो है R1 से बड़ा है। सो पावर जो होगा वो किसका सबसे बड़ा होगा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। R1 का रेजिस्टेंस सबसे कम मतलब उसकी पावर सबसे कम, फिर उससे बड़ा रेजिस्टेंस R2 है, सो पावर उससे थोड़ा और कम। तो P1 का जो पावर है वो सबसे ज्यादा हो जाएगा। बिना सॉल्व करे आ गया यहाँ पे, यहाँ पर हम लोगों ने सॉल्व ही नहीं किया, यहाँ पे हमने देखा कि सर्किट कैसा है, पैरेलल है या सीरीज है।
अगर क्वेश्चन में पूछते पावर कितना है, अगर क्वेश्चन में पूछते पावर कितना है, सो वहां पर आपको सॉल्व करने की नीड आ जाती। इफ पावर पूछा ही नहीं है, आपको बस रिलेशन बिटवीन पूछा है, तो आप सॉल्व करे बिना कर सकते हैं। ठीक है, ओके, सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, राइट। सो इस तरीके से अगर सीरीज होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो पावर भी बढ़ता जाएगा, ये बात भी याद रखेंगे। ठीक है, सो पावर के हम लोगों ने 3 फॉर्मूला सीखे, रीजन भी देख लिया कि क्यों यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्यों यहाँ पर प्रोपोर्शनल है, बिकॉज ये सर्किट पैरेलल होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एंड सर्किट अगर सीरीज होगा तो प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। पावर वाला बात यहाँ पर हमारा हो जाता है। अब हीट एनर्जी के बारे में बात करते हैं। वो जो हीट इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा, तो हीट जो है वो किस फॉर्म में रिलीज होगी, हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगी, हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज होगी। सो पावर के हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलाज देखे, मैं वो यहां पर लिख देता हूं। P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। अब यहां पर आपको एनर्जी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, पावर वाले फॉर्मूला से आप आराम से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आई वुड लेट यू नो इन जस्ट अ सेकेंड। देखो, पावर का फॉर्मूला आपको पता है W अपॉन टी होता है, वेयर W इज वर्क डन, दैट इज ऑल्सो नोन एज चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी। तो अगर मैं आपको पूछूं कि सर्किट की हीट एनर्जी कितनी, तो सर्किट में जितना हीट एनर्जी में चेंज आया होगा, तो वर्क डन की जगह पे आप H लिख सकते हैं। मतलब मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू एच अपॉन टी। क्यों, क्योंकि दैट हीट H जो है वो चेंज इन एनर्जी तो है, और क्या है, वर्क डन जो है वो हीट एनर्जी में कितना चेंज आया उसी के बराबर होगा। सो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि पावर इज इक्वल टू हीट एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। अब टाइम को सामने भेज दो तो आपको मिल जाएगा H इज इक्वल टू पी टी। अब P के 3 फॉर्मूला है तो H के भी 3 फॉर्मूला बन जाएंगे। P की सारी वैल्यूज इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो, वी आई को भी पुट कर दो, वी स्क्वायर अपॉन आर को भी पुट कर दो, आई स्क्वायर आर को भी पुट कर दो। तो H के 3 फॉर्मूलाज आपको मिल जाएंगे। H इज इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई वुड रिपीट, कैसे पता चला, हीट एनर्जी इन द सर्किट किसके बराबर होगी, जितना एनर्जी में चेंज आया वो वर्क डन के ही तो बराबर होने वाला है। सो पावर अगर वर्क डन अपॉन टाइम टेकन होता है तो आप वर्क डन की जगह पे हीट एनर्जी का साइन H जिससे हम डिनोट करते हैं वो वहां पर आप लिख सकते हैं। हीट एनर्जी का साइन लिखने के बाद H अपॉन टी, सो पावर जो है वो आपका मिल जाएगा वी आई टी वी स्क्वायर अपॉन, ओ सॉरी, हीट जो है वो मिल जाएगा वी आई टी वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई टी एंड H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर हमको हीट एनर्जी का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पर मोस्ट ऑफ क्या होता है, ये फॉर्मूलाज का बहुत ज़्यादा रोल होता है, बिकॉज न्यूमेरिकल में ये सारे बहुत काम आएंगे ये सारे फॉर्मूलाज। सो चलो हीट एनर्जी और पावर के यूनिट्स की बात कर लेते हैं। हीट एनर्जी और पावर के यूनिट्स की बात कर लेते हैं। सो पावर जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। हीट एनर्जी तो एक एनर्जी का फॉर्म है, सीधी बात है। हीट एनर्जी क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है, मतलब इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, जूल्स। इसका यूनिट क्या होगा, जूल्स रहेगा। पावर का यूनिट जो होता है वो वॉट होता है, वॉट, WATT, 1 वॉट, वॉट के बराबर होता है पावर। एंड पावर जो है वो वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, मतलब जूल पर सेकेंड, ये भी यूनिट होता है। 1 जूल पर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 वॉट। तो पावर का यूनिट इज वॉट, एनर्जी का यूनिट इज जूल्स, J जूल्स। ठीक है, ओके। तो ये आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स रहेंगे एनर्जी और पावर के, तो इसे नोट कर लेंगे। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये पढ़ तो रहे हैं, बट व्हाट इज द रीजन बिहाइंड स्टडीइंग ऑल दिस, तो हम पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है एक्चुअली, आपके जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं उनके पीछे आप उनके यूज के वैल्यू देख लेना, मतलब उसको यूज कितना, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना यूज करता है वर्क करने के लिए। सो एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बीच में आपको, हमारे पास 4 वैल्यू होती है एक्चुअली, पावर,
करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये 4 वैल्यूज होती है. सो आपको हर एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बीच में पीछे पावर वोल्टेज का यूनिट मतलब वैल्यू लिखा होता है. पावर वोल्टेज का वैल्यू लिखा होता है. मतलब ऐसा कोई अप्लायंसेस अगर आपको मिल गया 100 वॉट 220 वोल्ट्स, अगर ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? इस चीज का मतलब ये है कि एन अप्लायंस इज कनेक्टेड इज, ऐसा नहीं लिखते हैं, इज रुक जाओ, मैं ऐसा लिखता हूं, व्हेन एन अप्लायंस is connected with a 220 volt source, then it will utilize 100 joules of energy per second. 100 joules of energy per second, ये बात है. तो क्या मतलब है इस बात का, हम लोग देखते हैं. एक्चुअली में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बीच में इन 4 में से कोई 2 वैल्यूज आपको लिखी हुई मिलेगी. बिकॉज अगर 2 है तो आप बाकी 2 कैलकुलेट कर सकते हैं पावर की फॉर्मूला को यूज करके. सो यहाँ पर हमारे पास एक ट्यूबलाइट थी, मान लो उसके पीछे ऐसा लिखा हुआ था 100 वोल्ट 220 वोल्ट्स. इसका मतलब कि वो ट्यूबलाइट को 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस तो चाहिए ही चाहिए. जब भी वो ट्यूबलाइट 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल सोर्स से कनेक्ट किया जाएगा, then it will be utilizing 100 watt power. इसका मतलब पावर मतलब क्या कि इतनी एनर्जी पर सेकेंड वो यूज करेगा. मतलब 100 जूल्स पर सेकेंड वो यूज करने वाला हमारा पर्टिकुलर अप्लायंसेस. हीटिंग इफेक्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस. बहुत सारे अप्लायंसेस को हीटिंग इफेक्ट चाहिए होता है. दे हैव एडवांटेज, उनका काम ही है हीट करना. जैसे फॉर एग्जाम्पल हीटर ले लो, गीजर ले लो, आयरन ले लो. सो ये तीनों अप्लायंसेस या मैनी मोर, बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं जिनको हीटिंग इफेक्ट की जरूरत होती है. हीटर, गीजर, आयरन एक्सेट्रा, दे रिक्वायर हीट बिकॉज उनका काम ही वो है. सो हीटिंग इफेक्ट वहां पे डिजायरेबल होता है, वहां पर जरूरी होता है. अगर वहां पे हीटिंग इफेक्ट होता है तो कोई दिक्कत नहीं है. बट हीटिंग इफेक्ट इज ऑल्सो अनडिजायरेबल इन मेनी अप्लायंसेस. जैसे रेफ्रिजरेटर में हीटिंग इफेक्ट चाहिए ही नहीं भाई, वो ठंडा करने के लिए चीज है. अगर उसमें हीट पैदा होने लग जाएगी तो कैसे काम चलेगा? सेम तरीके से एयर कंडीशनर, सेम तरीके से मैनी मोर अप्लाई. टीवी, उसको भी हीटिंग इफेक्ट की नहीं जरूरत है. अगर उसको ज्यादा हीट कर दिया तो वो खराब हो जाएगी. सो किसी अप्लायंसेस में हीटिंग इफेक्ट इज वेरी वेरी डिजायरेबल, किसी अप्लायंसेस में हीटिंग इफेक्ट इज नॉट डिजायरेबल. ठीक है, ओके. सीपीयू तो गर्म होता है, वो हीट छोड़ता है, उसका काम है, बिकॉज वो इतना काम कर रहा है. सो वहां पर हीटिंग इफेक्ट डिजायरेबल नहीं है, इसलिए तो वो हीट छोड़ रहा है. उसको डिजायरेबल होता तो हीट पकड़ के बैठता. गीजर और आयरन और हीटर जो है वो अपने अंदर हीट पकड़ के बैठते हैं, छोड़ते थोड़ी. सीपीयू तो है वो हीट रिलीज कर रहा है. दे डू नॉट रिक्वायर हीट, वो तो प्रोड्यूस हो रही है, वो हीटिंग इफेक्ट है. बट सीपीयू के लिए अनडिजायरेबल है. ज्यादा हीट हो जाएगा तो लैपटॉप हैंग मारने लग जाएगा. गेमिंग पीसीस के अंदर नीचे पंखे क्यों लगे होते हैं, एग्जॉस्ट क्यों ज्यादा होता है? बिकॉज वो ज्यादा सीपीयू पे लोड ना आ जाए, वो ज्यादा हीट हो जाएगा तो डिजायरेबल नहीं है. सो सीपीयू के लिए हीट जो है दैट इज नॉट डिजायरेबल. ओके, हीटिंग इफेक्ट के फॉर्मूलाज हम लोगों ने, हीट एनर्जी के फॉर्मूला देख लिए, हीट एनर्जी और पावर के हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिए. एक और बार लिख लूँ, मैं सारे ही फॉर्मूला लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ. अभी तक चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला सीखे वो सारे के सारे फॉर्मूलाज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. पावर की बात करें तो वी आई, देन वी स्क्वेयर अपॉन आर, देन आई स्क्वेयर आर. और हीट एनर्जी में बस टी से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो. वी आई टी, then v square t upon r, then heat energy is I square RT. ठीक है, ये हो जाएगा आपका हीट एनर्जी और पावर की बात. देन उसके बाद और कुछ फॉर्मूलाज जो स्टार्टिंग से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, दैट इज Q इज इक्वल्स टू एनी, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T इज इक्वल्स टू एनी अपॉन T. ओम्स लॉ पढ़ा था, V इज इक्वल्स टू आई आर. आर जहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है. देन आपने पढ़ा था R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए,
जहाँ पे रो जो होता है वो रेजिस्टिविटी होता है, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस जो है नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, एरिया और लेंथ चारों पे डिपेंड करता है। बट रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, लास्ट फाइनल थियोरेटिकल टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। जैसे असली में ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, जूल्स है। बट कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर। अब इसका मतलब क्या सर, आपके घर पे जो बिल आता है ना वो यूनिट्स के हिसाब से आता है। इफ यू नो, जितने आपने यूनिट्स यूज किए होंगे उस हिसाब से आपका बिल आता है। एक यूनिट का आपको मान लो 7 to 8 रुपीज वो लोग चार्ज करेंगे। देन 2 महीने में आपने जितना यूनिट्स यूज किया वो क्या है, वो जितने रुपए आपने किए, मतलब 1 यूनिट का जितना भाव होगा उस हिसाब से आपका लाइट का बिल आएगा। सो ये जो यूनिट है, ये जो यूनिट है वो क्या है, आप जो भी अप्लायंसेस घर पे चला रहे हैं वो सारे के सारे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं वायर्स में से। ठीक है, वो एनर्जी कहाँ से आता है, वो लाइट एजेंसी प्रोवाइड करती है, इस वजह से वो बिल चार्ज करती है। सो एक यूनिट जो है दैट इज नोन एज, वो 1 किलोवाट आवर के थ्रू मापा जाता है। मतलब आप 1 किलोवाट आवर, अगर आप एक यूनिट 1 किलोवाट आवर इतना यूनिट अगर यूज करते हैं तो आपको 8 रुपीज पे करना पड़ेगा। दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, दिस इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो हम क्या करने वाले हैं, कमर्शियल यूनिट और ऐसा यूनिट में रिलेशन निकालने वाले हैं। जैसे बात करूं तो 1 किलोवाट आवर की अगर मैं बात करता हूं, किलोवाट मतलब क्या, 1000 वॉट्स, पावर है ना, वॉट पावर। सो 1000 वॉट्स यूटिलाइज्ड इन एन आवर, यूटिलाइज्ड इन एन आवर मतलब आवर को अगर मैं सेकेंड में कन्वर्ट कर दूं, ऐसा यूनिट में चेंज कर रहे हैं ना हम लोग। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी को और ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी के बीच में रिलेशन बताना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले किलोवाट आवर को ऐसा यूनिट्स में चेंज कर देते हैं। 1 किलोवाट मतलब क्या होता है, 1000 वॉट्स होता है। 1 किलोवाट मतलब 1000 वॉट और 1 आवर मतलब टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकेंड्स। 1 आवर मतलब 3600 सेकेंड्स। ठीक है, सो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3600 और ये 3 जीरो और आ जाएंगे, देन वॉट सेकेंड आ जाएगा। अब 3000 ये कितना हो गया, 36 लाख हो गया। देखो 36 लैक्स मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁷, 10⁻⁷। और वॉट सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल्स लिख सकता हूँ। वॉट सेकेंड को मैं क्या लिख सकता हूँ, जूल्स। क्यों लिखा है ये, देखो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है। टाइम को सामने भेज दो, एनर्जी मतलब पावर इनटू टाइम। पावर का यूनिट वॉट है, टाइम का यूनिट एस, सेकेंड्स है, तो एनर्जी का यूनिट जूल। तो दैट्स वाई मैंने वॉट और सेकेंड की जगह पे जूल लिख दिया है। देन यहाँ पर सॉरी 10 की पावर 7 नहीं रहेगा, 10 की पावर 6 रहेगा, माय मिस्टेक। सो यहाँ पर 10 की पावर 6 मतलब आपका जो 1 यूनिट आप जो यूज करते हैं, लाइट का बिल जब आता है उसमें नंबर ऑफ यूनिट्स यूज दिखाता है। सो 1 यूनिट मतलब आपने एक यूनिट जब यूज किया मतलब इतनी एनर्जी इन जूल्स यूज कर ली है। ये डेरिवेशन आ जाता है कभी कभी, वो लोग पूछते हैं कि व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कमर्शियल एंड ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। सो ये रीजन है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो होता है वो 1 किलोवाट आवर होता है, उसे हम लोग जूल्स में चेंज करेंगे, ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे, मतलब 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3600, इसका मतलब 3,60,000 वॉट सेकेंड मतलब 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। मतलब इतनी एनर्जी अगर आप यूज करेंगे तो आपका 60 से 8 रुपये आएगा। देखो 36 लाख जूल एनर्जी यूज करने में कितना कम पैसा चार्ज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक्चुअली हमारे अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज करते हैं, दैट्स वाई ये कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है, बट अप्लायंसेस हमारे बहुत एनर्जी खाते हैं, सो इसलिए बिल थोड़ा सा बड़ा आता है। ठीक है, सो दिस इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, इज देयर एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर concept? Okay,
कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग इस चैप्टर में, मतलब आज के कंसेप्ट से क्या क्या चीजें और थोड़ी सी रिलेटेड है, उनकी छोटी छोटे कंसेप्ट से उनकी बात कर लेते हैं। जैसे एक चीज होती है फ्यूज, आपने सुना होगा शायद इस बारे में। फ्यूज इज अ मटीरियल दैट हैज अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। इट इज अ कंडक्टिंग मटीरियल। ये जो है ना, एक कंडक्टिंग, हाईली कंडक्टिंग मटीरियल होता है। तो ये काम क्या आता है वो मैं आपको ज़रा बताता हूँ। फ्यूज जो होता है ना, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। आप नेट पे सर्च मारेंगे आपको दिख जाएगा। वो एक ऐसा क्लैंप होता है, ऐसा, ये निकाल सकते हैं, खोल सकते हैं, यहाँ से वायर जाती है और वो यहाँ से वायर निकलती है। फ्यूज हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड यूजिंग फ्यूज। फ्यूज जो है ना, वो पहली बात तो सीरीज में लगाया जाता है। वो अप्लायंसेस को सेव, अप्लायंसेस को बचाने के लिए यूज किया जाता है फ्यूज। फ्यूज के यूजेस क्या रहते हैं, सबसे पहला कि अप्लायंसेस को वो बचाए, वो खुद की कुर्बानी दे देता है अप्लायंस को बचाने के लिए। एक्चुअली में क्या होता है, फ्यूज के अंदर है ना एक छोटी सी पतली सी वायर लगी हुई होती है जो कंडक्टिंग रहती है। इसके अंदर यहाँ पर एक वायर रहती है जो कंडक्टिंग रहेगी, और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम रहता है। क्यों मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है, और इसे हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये हमेशा जो है ना वो सीरीज में लगाया जाता है। वॉट इज द रीजन बिहाइंड कनेक्टिंग इन इट सीरीज, और वो क्या है, ऐसा तो क्या करता है जो अपनी कुर्बानी दे देता है अप्लायंसेस के लिए। एक्चुअली फ्यूज सस्ते होते हैं, अप्लायंस बहुत महंगे होते हैं। हमें फ्यूज की कुर्बानी देने में कोई दिक्कत नहीं लगती, बिकॉज हमारा अप्लायंस तो बच जाएगा। अब बचता कैसे है, मान लो ये आपका अप्लायंस है और यहाँ पर है ना हम लोगों ने एक छोटा सा फ्यूज कनेक्ट किया हुआ है। एक्चुअली में क्या होता है, यहाँ से आपका करंट आ रहा है, मान लो पोटेंशियल डिफरेंस आपने यहाँ पर क्रिएट किया, बैटरी लगाया। अब कभी कभी क्या होता है, अप्लायंस जो है ना वो कुछ हद तक ही करंट झेल सकता है। उससे ज़्यादा करंट दे दिया तो वो अप्लायंस बिगड़ जाएगा। गीजर को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए चालू रख दो तो वो बहुत करंट लेता जा रहा है, लेता जा रहा है। एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा या करंट का ओवरफ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो करने लगता है, पूरे बाथरूम की टाइल्स में आपको करंट आने लग जाएगा। फ्यूज एक ऐसा मटेरियल है जो इन अप्लायंसेस को बचाने के लिए यूज किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइट जो है ना अचानक से गई, अचानक से आई, पूरा का पूरा करंट है ना साथ में आता है। कभी भी अगर ऐसा हो गया कि करंट बहुत ज्यादा आ गया तो हमारा अप्लायंस खराब होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट अगर हम लोगों ने फ्यूज लगा दिया, जैसे कि आपको पता है करंट जो है वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब अगर हीट ज्यादा आएगा, सॉरी, करंट ज्यादा आएगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। हीट के ज्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, अब देखो वायर जो है वो फ्यूज के अंदर से फिर जा रही है। अगर करंट ज्यादा आया मतलब हीट ज्यादा मिली, सो जैसे कि मैंने आपको बताया फ्यूज के अंदर जो वायर होती है दैट इज वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा, वो करंट जैसे ही ज्यादा आएगा ना, अप्रोप्रिएट अमाउंट से अगर ज्यादा करंट आ गया तो ये जो वायर है, ये जो वायर है वो मेल्ट हो जाती है। और यहाँ पर फ्यूज क्या है, ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। ये सर्किट को ब्रेक कर देता है, ये वायर को ही ब्रेक कर देता है। बिकॉज वायर यहाँ से गई, देन फ्यूज वाला वायर है, देन हमारी वायर फिर से अप्लायंस की तरफ जाएगी। क्या होगा, जैसे ही करंट ज्यादा तो ये फ्यूज वाली वायर कट गई तो सर्किट विल बी ऑटोमेटिकली भी कट ऑफ, और आपका अप्लायंस जो है वो खराब होने से बच जाएगा। इस वजह से फ्यूज का एप्लीकेशन किया जाता है ताकि वो अप्लायंस को खराब होने से रोके, और वो खुद की कुर्बानी दे देता है अप्लायंस को बचाने के लिए। ठीक है, दिस इज द यूज ऑफ फ्यूज। फ्यूज के क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, दैट्स वाई आप ये लिख के आ सकते हैं, फ्यूज जो है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम होता है, वो कंडक्टिंग मटेरियल होता है। और यूजेस में आप ये पूरा क्राइटेरिया डिस्कस कर सकते हैं जो मैंने आपको अभी बताया है। आ जाते हैं हम लोग हीट एनर्जी पे, फिर से 5 मिनट के लिए आएंगे सिर्फ। हीट एनर्जी पे आ जाते हैं। हीट एनर्जी जो होती है वो होती है I²RT। हीट एनर्जी जो होती है वो होती है V²/RT। और हीट एनर्जी जो होती है वो होती है VIT। ठीक है, ये 3 हीट एनर्जी के फॉर्मूलाज हम लोगों ने यहाँ पर अभी तक देख लिए हैं। अब एक्चुअली में अगर रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा, इफ रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, इफ रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, जो हीट है वो प्रोपोर्शनल होगा I² के।
हीट जो है वो प्रोपोर्शनल होगा v स्क्वायर के, और एट लास्ट हीट जो है वो टाइम के भी प्रोपोर्शनल होगा, हीट जो है वो टाइम के भी प्रोपोर्शनल रहेगा। तो कभी भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट अगर आपको दे दिया गया है कि मान लो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, रेजिस्टेंस मान लो कांस्टेंट दे दिया गया है और मैं बोलूँगा कि मैं धीरे धीरे वोल्टेज इंक्रीज करता जा रहा हूँ, सो हीट एनर्जी क्या होगी, वो भी इंक्रीज करती जाएगी, बिकॉज वोल्टेज जो है अगर आप इंक्रीज करेंगे तो हीट एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, हीट भी इंक्रीज तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। ये सिर्फ छोटा सा कंसेप्ट समझाना था बस। अब क्या है, लास्ट में दो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो दिए हुए हैं टेक्स्ट बुक में। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों क्वेश्चन को लास्ट हम लोग एट लास्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वाई बल्ब फिलामेंट is considered to be used less than CFL bulbs। अब क्यों बल्ब फिलामेंट नहीं यूज की जाती और CFL बल्ब्स क्यों यूज किए जाते हैं, इसका आपको रीजन देना रहेगा। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, वो जरा हम लोग समझते हैं। जो बल्ब फिलामेंट होता है, उसके अंदर एक फिलामेंट होता है। फिलामेंट इज एक्चुअली में थोड़ा सा ज्यादा कंडक्टिंग मटेरियल, तो वो क्या होता है, हीट होता है। चलो पहले फिलामेंट का वर्किंग सीख लेते हैं, देन हम फिलामेंट और CFL की बात करते हैं। फिलामेंट एक्चुअली इज नथिंग बट पुराने तरीके के अगर बल्ब आप लोगों ने देखे होंगे तो उसके अंदर ऐसा कुछ होता है, स्टील का कुछ, आपको आयरन का मटेरियल जैसा कुछ अंदर दिखेगा और ये आपका बल्ब रहता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज फिलामेंट। अब क्या होता है, जैसे ही करंट पास करेगा इस फिलामेंट से, सो करंट जो है वो पास करेगा तो ये जो फिलामेंट है ना वो हीट अप हो जाएगी। वो फिलामेंट अपने अंदर से कंडक्टिंग, ये बहुत ज़्यादा कंडक्टिंग मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया जाता है ताकि जैसे ही करंट फ्लो हो तो ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो। अब क्या करते हैं हम, फिलामेंट के अंदर है ना आर्गन या नाइट्रोजन गैस को फिल कर लेते हैं। यही था मेरा दूसरा क्वेश्चन, बट ये पहले समझाता हूं मैं कि क्वेश्चन रहेगा व्हाई डू वी फिल आर्गन एंड नाइट्रोजन गैस इन बल्ब फिलामेंट, ऐसा क्यों होता है। सो एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे ही बल्ब फिलामेंट हीट होगा ना, सो आर्गन और नाइट्रोजन एक ऐसी गैसेस है, वो हीट होने की वजह से वो ग्लो करने देगा उसको, ठीक है। इस वजह से बल्ब को वो ग्लो करने देता है। आर्गन और नाइट्रोजन हीट के अंदर एब्जॉर्ब करेंगे और उसे वो ग्लो करने में हेल्प करते हैं। सो इस वजह से जो बल्ब है वो, जिस वजह से जो बल्ब है आर्गन और नाइट्रोजन वो ग्लो होता है, इस वजह से जो बल्ब फिलामेंट जो है वो ग्लो होती है। अब बात क्या है कि यहाँ पर फिलामेंट में दिक्कत क्या होती है। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों इसे हम लोग आर्गन और नाइट्रोजन के साथ ही भरते हैं, क्यों, वाई, व्हाट इज द रीजन कि इसे हम लोग आर्गन और नाइट्रोजन के साथ भरते हैं ना कि एयर के साथ भरते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस कि एयर क्यों नहीं फिल की जाती है फिलामेंट के अंदर। सो रीजन इज, बात ये है कि एयर जो है ना वो उसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में मेरे हिसाब से याद हो तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर एयर के अंदर है ना क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। अब क्या होता है, जैसे ही फिलामेंट हीट अप होगा, सो ऑक्सीजन जो है वो कंबशन होने देता है, वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है। तो क्या होगा, जैसे ही फिलामेंट हीट होगी तो ऑक्सीजन जो है वो जलने में या नहीं तो जलाने में आपको आगे बढ़ेगा, एंड उस वजह से जो है बल्ब जो है वो फट जाएगा। सो इस वजह से एयर को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज जो ऑक्सीजन होता है वो एक कंबस्टिबल सब्सटेंस होता है। जैसे ही उसे हीट करेंगे तो वो कंबशन प्रोड्यूस करेगा और उस वजह से आपका जो बल्ब है वो फट जाएगा। इस वजह से बल्ब फिलामेंट में हम लोग आर्गन और नाइट्रोजन को यूज करते हैं ना कि एयर को। एयर को यूज कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी, बिकॉज इट हैज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्यों हम अभी आजकल LED, CFL ये सब बल्ब यूज करते हैं और क्यों बल्ब फिलामेंट को हम लोग यूज नहीं करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा कि व्हाट इज द रीजन। बात क्या होती है, इनपुट आउटपुट की बात है। यस, इनपुट आउटपुट की बात है। अब इनपुट क्या, आउटपुट क्या। मान लो मैंने ना इनपुट किया 100 जूल एनर्जी इसके अंदर, ये बल्ब फिलामेंट के अंदर मैंने अगर 100 जूल्स ऑफ एनर्जी इनपुट किया है, सो अब आउटपुट में क्या होगा, फिलामेंट हीट होगा,
सो हीट एनर्जी यूज होगी तो 100 में से मान लो 60 जूल एनर्जी फिलामेंट ने ले ली हीट होने में। देन जो बची हुई एनर्जी 40 जूल्स है वो ग्लो करने में हेल्प करेगी। 40 जूल एनर्जी जो होगी वो आपको लाइट देगी। सो एक्चुअली में क्या हुआ, आपने 100 जूल्स एनर्जी आपने प्रोवाइड, क्या होता है इसमें कोई हीट का कंसेप्ट नहीं यूज होता है, ये कुछ हीट बीट नहीं होती और डायरेक्टली लाइट देते हैं तो एक्चुअली में हीट यूज होता है बट बहुत कम हीट यूज होता है। सो आउटपुट जो रहता है वो आपका 70 जूल्स ऑफ लाइट एनर्जी मान लो आउटपुट है। ये मैं अपने एग्जाम्पल के हिसाब से वैल्यूज दे रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये वैल्यूज असली में हो, ठीक है। सो एक्चुअली क्या है 70 to 80 जूल्स वो आउटपुट देगा ही देगा। सो हम लोग को तो आउटपुट चाहिए ना ज्यादा, हमको इनपुट से कोई लेना देना नहीं है, हमको मेहनत करके जो फल मिलने वाला है वो चाहिए होता है। सो आप मेहनत अगर उतनी करोगे, कोई एक ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पे आपको फल कम मिलेगा, कोई एक ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पे आपको फल ज्यादा मिलेगा, तो आप ऑब्वियसली ज्यादा वाली चूज करेंगे। सो वही बात है कि फिलामेंट में जो है आपको जो लाइट एनर्जी जिसकी जरूरत है वो 40 जूल्स ही मिलती है, बट CFL जो है उसमें कंपैरेटिवली आपको 70 जूल्स का एनर्जी मिलेगा। so that's why LED and CFLs are used comparison to बल्ब फिलामेंट। आप अपने सेंटेंस में लिख के आ सकते हैं आंसर कि बल्ब फिलामेंट हीट एनर्जी ज्यादा यूज करता है, लाइट एनर्जी कम देता है।